धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम अरदास के साथ शुरू करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसको कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक अरदास का भजन है, प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चरणों में यही विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों चाहे मेरी कोई सन सारे चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत चलेगा हाय बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। और उम्मीद करता हूँ पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अरदास है बेपरवाही से कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बेपरवाही के रहमो करम से हम सबको मिलती रहें, आप सबको मिलती रहें। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का प्रोग्राम दो हिस्सों में चलेगा। एक तो
17 करोड़ रुपए की डील है, कोई साहब पता नहीं कौन सी डील है, देखते हैं, चर्चा करते हैं उस पर। एक 17 करोड़ रुपए की डील है। और दूसरा, पूज्य हजूर पिताजी को ले जाने की जो खबर है, उसने एक बहुत कई सारे सवाल खड़े किए आज कि चलिए पहले इसी खबर पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद 17 करोड़ रुपए चलेंगे आराम से। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आज पूज्य हजूर पिताजी 21 दिन की जो फरलो थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने निभाया, और पूरा 21 दिन का समय बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से निकल गया। तो एक अखबार है दैनिक जागरण, जिसमें एक खबर छपी है, इसमें लिखा है कि फिर सुनारिया जेल पहुंचे गुरमीत राम रहीम जी, 21 दिन की फरलो खत्म, सिरसा डेरे में नहीं पहुंच सके। ये बड़ी खबर है। लेकिन आप एक चीज़ अगर आप खोजेंगे ना इन खबरों के बीच में, तो एक बहुत अहम और बहुत कई लोगों के मन का वहम जो निकालने वाली खबर है ये। यही खबर सेम दैनिक भास्कर में भी लगभग यही है, शब्दों का थोड़ा हेरफेर है। लेकिन एक धड़ा जो ये कहता है इस बात को कि चौथे पांचवें दिन ये घोषणा कर दी थी, वो तो वहाँ क्या नाम है, गुड़गांव में तो है ही नहीं, कहाँ है बताएंगे बाद में। लेकिन वो बाद में उम्मीद करता हूँ कि शायद एक आध दिन में आप सबको पता लग जाए कि पूज्य हजूर पिताजी जब अज्ञातवास में थे तो कहाँ रहे, क्योंकि मुझे जानकारी थी, आप सबको जानकारी थी। और आज जब ये अखबार या पूरा मीडिया कहूँ कि चीख चीख करके चिल्ला रहा है कि पूज्य हजूर पिताजी को गुरुग्राम से लेकर के सुनारिया पहुँच गए, पूरे रास्ते में सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम रहा। लेकिन एक धड़ा इस बात को बहुत अच्छे से भुना रहा था कि देखो हम बड़े शुभचिंतक हैं, हमें पता है। सिर्फ क्यों पता है? क्योंकि आपको गुमराह करना है। क्योंकि एजेंडा पूज्य हजूर पिताजी के गुड़गांव रहने या दिल्ली रहने या सिरसा रहने का नहीं था। गुड़गांव था नोटा के प्रचार का, कि जिससे कि आप पर भ्रमजाल फेंका जा सके, जिम्मेवारों को बेवकूफ़ गधा बता करके आपको अपने पीछे लगाया जाए। ये एक डीपी ढींगरा जी, ये एक भ्रमजाल है जो संगत के बीच में फैला हुआ है, जिसमें ये एक इस तरीके से कहा जाता है कि भैया यही लोग पिताजी को लेकर के आएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, चलिए इस पर ढींगरा जी इस पर भी खुल के चर्चा करेंगे आज। अब पहले एक खबर पर आते हैं। जो खबर है आज की मुख्य खबर है, कल के तमाम समाचार पत्रों में, भारत के तमाम समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदी का अखबार है, चाहे पंजाबी का है, चाहे किसी और भाषा का भी है, तो सब में प्रमुखता से जो खबर कल दिखाई देगी आप सबको, वो खबर होगी कि फिर सुनारिया जेल पहुंचे पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, और 21 दिन की फरलो खत्म, डेरे सिर से नहीं जा सके। इस तरह की खबर रहेगी। तो अब चलिए इस खबर के अंदर जा रहे हैं। तो इंट्रो था खबर का, तो अंदर पढ़ के सुना को आखिर कैसे कैसे रहा। और जो लोग दावा कर रहे थे कि वो तो वहाँ है ही नहीं गुड़गांव में, वो तो पता नहीं किसी दूसरी जगह है, तो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है साहब ये खबर, जो संगत को ये कह करके गुमराह कर रहे थे और अपनी कहें कि पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे थे, जो कह रहे थे कि पिताजी तो है नहीं, अगर दर्शन कराओ तो माने, ये कर, चिंता ना करो, हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब लास्ट टाइम मिले कि हो सकता है कि पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद, वोट के बाद कोई नहीं बोला, सब चुप। सच्ची बात है जिनेंद्र भाई, खेल ही ये था कि संगत की जो एकता और अखंडता की बात हम कहते रहे ना, उसको कैसे खराब किया जाए। मसला ये था, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब क्या साहब, हमसे बेहतर पॉलिटिकल लोग जानते हैं इस बात को, यार डेरे वाले ना सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, जिसके साथ चले जाएंगे उसके हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। बहू जी ना, लोगों का सोने का टाइम हो गया है, लोग पहले ही अपनी लाइफ से परेशान हैं, वो खुद खुदा है, मालिक का काम मालिक ही जाने। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। अनिता रावत जी धन सदगुरु तेरा आसरा, संदीप जी धन सदगुरु तेरा आसरा। तो अब चलिए मुख्य खबर पर आ रहे हैं हम लोग। ये खबर है पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम जी को 21 दिन की फरलो खत्म होने पर फिर से सुनारिया भेज दिया गया है। करीब 11:50 पर गुरमीत राम रहीम जी को जेल के अंदर भेज दिया गया। गुरुग्राम के नाम चर्चा घर से उनका काफिला सुबह ही निकल गया था। आप ध्यान दीजिए, इसमें यह नहीं लिखा कि बरनावा से निकल गए या बीकानेर से चले आए या दिल्ली में कहीं से निकल आए, इसमें साफ लिखा है, आप नजर मारिएगा जरा। ये आप देखें जरा, ये खबर है, ये हाँ ये रहा, यहाँ से पढ़ें। गुरुग्राम के नामचर्चा घर से उनका काफिला सुबह ही निकल गया था। लेकिन एक धड़ा जो ये इस बात की तस्दीक करता है कि पूज्य हजूर पिताजी तो वहाँ है ही नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप सबको। किस बात को कहकर कि वो तो है नहीं, हम शुभचिंतक हैं, हमें पता है कहाँ है।
हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बता दिया है। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे से गुमराह कर रहे हैं मालिक के परो। बस ये समझो कि पूज्य हजूर पिताजी गुड़गांव में ही थे, और आज आप पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन चलिए मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ, फिर दूसरे मसले पे चलेंगे। 17 करोड़ का जो एक नया ताजा मसला है उस पर भी बात करेंगे। जागरण संवाददाता रोहतक हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम जी को 21 दिन की फरलों के बाद सोमवार को फिर से सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पूज्य हजूर पिताजी को 7 फरवरी को फरलो दी गई थी, जिसके बाद से ही गुड़गांव में रह रहे थे। इस दौरान पूज्य हजूर पिताजी की जान को खतरा देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। डेरा प्रमुख जी की फरलो की अवधि रविवार को पूरी हो गई थी। ऐसे में यह भी माना जा रहा था कि वह रविवार शाम तक सुनारिया में आ सकते हैं। इसलिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि सोमवार दोपहर 12 बजे से पहले पूज्य हजूर पिताजी को सुनारिया जेल पहुंचना है। सुबह से ही जेल के मुख्य रास्ते से लेकर अन्य स्थानों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी। करीब 11:50 कड़ी सुरक्षा के बीच पूज्य हजूर पिताजी का काफिला सुनारिया जेल पहुंचा। काफिले में करीब 8 से अधिक लग्जरिया गाड़ियां थी, जिनके आगे और पुलिस की पायलट चल रही थी। वहीं पूज्य हजूर पिताजी 21 दिन के दौरान सिरसा डेरे नहीं जा सके, जबकि उनके अनुयायी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं होने दी गई किसी अन्य बंदी कैदी से कोई मुलाकात। डेरा प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए कड़े बंदोबस्त किए गए थे। IIM पुलिस चौकी से लेकर जेल परिसर तक 5 जगह पर नाकाबंदी बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान अन्य कैदियों और बंदियों से मिलने आए लोगों को भी वापस भेज दिया गया। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी मुलाकाती को जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। अधिकतर को वापस भेजा जा रहा था या फिर जेल नियम के अनुसार दोपहर बाद का समय दिया जा रहा था। इससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूज्य जी पिताजी की सिक्योरिटी का मसला था सत्संग जी, इसलिए उन्हें बिल्कुल एकदम सबको एक आ गए भैया तो अब अगले दिन आना है, बाद में आना, जब अगले हफ्ते में आपकी मुलाकाती का वक्त है तब आइएगा, या फिर दोपहर बाद आइएगा। 2017 से हैं बंद। 2017 में सजा सुनाई गई थी। उस समय पंचकुला में हिंसा होने के बाद डेरा प्रमुख को सड़क के रास्ते लाने की बजाय हेलीकॉप्टर से सुनारिया जेल लाया गया था। वह तभी से यहीं पर बंद है। इसके बाद पत्रकार व डेरा प्रबंधक की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। डेरा प्रमुख कई बार पैरोल की मांग कर चुके थे। इस बार 21 दिन की फरलों के माध्यम से वह पहली बार इतने दिन जेल से बाहर रहे। देखिए, पूज्य हजूर पिताजी को जो पैरोल मिलने में इतना वक्त लगाया, फरलों मिलने में इतना वक्त लगा, उसकी वजह घूम फिर के वो पंचकुला दंगा आता है, जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे बीच में शामिल होकर के किया गया। ये तो है खबर कि भाई पूज्य, लेकिन अब उन लोगों के लिए क्या शब्द है हमारे पास जो ये कह रहे थे। पिताजी कहाँ रह रहे हैं? पिताजी अभी सुनारिया पहुंच गए हैं साहब, आज गुड़गांव नामचर्चा घर में। अब तक पूज्य हजूर पिताजी सुनारिया से जब आए लौट करके तो गुड़गांव नामचर्चा घर में ही रहे हैं पूरे 21 दिन। लेकिन एक धड़ा जो अपने आप को हम सबका रहनुमा बताता है कि हम लाएंगे पिताजी को, हम तीर मारेंगे, तो वो लोग सिर्फ गुमराह करते रहे। किस लिए? क्योंकि उन्हें नोटा का प्रचार करना था। सिर्फ नोटा के मसले को लेकर के पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ के संगत के सामने रखते रहे वो लोग। और जब आज पूछो ना आपकी भाई क्यों नहीं आप लोग क्यों नहीं तस्दीक करते इस बात की, बताओ कहाँ थे पिताजी? तुमने कहा था कि उनके जाने के बाद बताएंगे, तो जाने के बाद ही बता दो कहाँ है। बगले झाकेंगे साहब लोग, नहीं बताएंगे, इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास। लेकिन इस बात से ये बात साबित होती है कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, सासंगति झूठ बोल करके अपने पीछे लगा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्मों में दिखा भी दिया हम लोगों को कि एलियन आएंगे, एलियन अपने जैसा बनाएंगे और फिर वो चले जाएंगे। पिताजी आएंगे और ठीक करेंगे। अब अगर आज के बाद भी अगर आप लोग आज के बाद मैं कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे कि ऐसा कैसे ये लोग झूठ बोल के हमें बहका रहे हैं मैनेजमेंट के बाद। हो सकता है कि एक आध दिन में आपको कोई वीडियो या कुछ ऑडियो सुनने के बारे में भी मिल जाए। विजेंद्र भाई जी आप दरबार नहीं आए आज। अनिता बहन, हमारे यहाँ अगले महीने शायद MCD का चुनाव है और कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हम भी शायद चुनाव लड़ पाएँ दिल्ली से। तो उस लिहाज से समय का अभाव था मेरे पास।
मेरी मीटिंग्स हैं बैक टू बैक बहुत सारी। अभी भी लगभग आधा पौना घंटा एक फ़ोन कॉल चल रही थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया आप सबसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता था 8 बजे बोलूँगा तो वो संभव ही नहीं है मेरे लिए। तो 9 बजे कह रहा, तो तब भी 9 से 9:15 बज गए बात आते आते। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले महीने के बाद अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो शायद व्यस्तता बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर विले के विले ही हैं, फिर वहीं आपके साथ मुलाकात होगी। तो मनजीत सिंह ढिल्लों जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पता नहीं साहब क्या लिखा है आपने, लेकिन जो भी मनजीत जी कुछ लिखा तो है पंजाबी में, पर मुझे पंजाबी नहीं आती साहब पढ़ना, टूटी फूटी बोल लेता हूँ आप सबको देख के। पप्पू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक बजाज भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सोमजीत कौर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। देखिए अपना जीवन तो बहुत खुली किताब है साहब, कहीं से पढ़ लो उसको। कोई कुछ और बताए, कुछ और समझाए, उससे बेहतर खुद ही बता दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जीत इंसा जी, एम एस जी, मनप्रीत इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अब आपको 17 करोड़ रुपए के एक बहुत चर्चित मसले पर लेके चलता हूँ मैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन कल बहुत सारे सेवादारों ने मुझे मैसेज किए कि क्या है, क्या कर रहे हो, बिक गए, तमाम तरह की चीज़ें हुई मेरे साथ। मैंने सुना सबको। मैंने कहा कि अभी मेरे पास अनुकूल वक्त नहीं है आप सबसे बात करने का। मैं बैठ करके तमाम सबका एक ही सवाल है, सीखेंगे पप्पू जी, जल्दी सीखेंगे साहब। जब वक्त मिलेगा तो बैठ कर सबके सवालों का एक ही जवाब है, तो सबको एक साथ ही दूंगा, ज़्यादा बेहतर है। तो यही ख्याल था। तो आज समय नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि चलिए समय निकाला जाए, आज बात की जाएगी सबसे। तो इस पोस्ट पर फेथ वाले बहुत तारीफ़ करते हैं। किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं साहब? तारीफ़ करते हैं आपकी वीर जी। भाई जी मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। मेरे कर्म बड़े माड़े हैं, शायद इस करके ठीक हो जाएं। कभी उनको घी की चिकनाहट बर्दाश्त नहीं होती है, कभी उनको। अब 17 करोड़ का नया फर्जी मामला मेरे साथ है। विजेंद्र भाई जी आपने आम आदमी पार्टी से टिकट ले रखी है क्या? नहीं जी, अभी नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गलत जानकारी है जो मुझे कई लोगों ने पूछा है आज इस बात के बारे में कि भैया टिकट मिल गया अब तो तुम चुनाव लड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी घोषणा जो होगी शायद 10 तारीख के आसपास पता लगेगा कि कौन कौन कहाँ से किस किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। अभी मेरे पास ऐसे, मैं सिर्फ मांग सकता हूँ, पार्टी देना दे वो पार्टी का मसला है साहब। लेकिन चलिए जो होगा आपके सामने होगा, जो कुछ होगा। अब हम आते हैं 17 करोड़ रुपए के बहुप्रतीक्षित मसले पे साहब। ये एक पेज है, ये दिखाऊँ मैं आप सबको, मैं पढ़ के सुनाऊँगा साहब, क्योंकि उस पर चर्चा करूँगा। मुझे पता नहीं है, ये एक खबर है, ये फ़ोटो लगी एक। आप सबको याद होगा, आप सबकी डिमांड भी थी कि बहुत वक्त से कि भाई आलोक जी से मुलाकात करनी है। देखिए बड़ी शानदार फोटो लगाई है, आलोक जी बैठे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि उस वक्त का फोटो, इनके फ़ोन से एक ऑडियो सुनाई थी इन्होंने प्रोग्राम के दौरान। प्रोग्राम आज भी है, हम बैठे हैं साहब, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार जी अपने मोबाइल में लगे हुए। तो ये पूरी खबर है, आप ये देखिए। ये MSG यूथ आइकॉन, MSG का तूफान कोई पेज है, या MSG का यूथ आइकॉन पेज भी है, कोई कई अलग अलग जो पेजेस रहे हैं उन पर ये चर्चा चली है कि भाई 17 करोड़ रुपए, भाई प्रेमी जी तो करोड़पति हो गए, हम रह गए फकीर। तो लोग परेशान हो गए इस बात से। तो चलिए अब आपको खबर सुनाता हूँ क्या मसला है, और इस पर बीच बीच में रुककर हम इस पर बात भी करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सात संगत जी, हजूर महाराज जी कहते हैं कि किसके, टाइटल बनाया फिर उसके बाद की खबर है। सात संगत जी, हजूर महाराज जी कहते हैं कि किसके तार कहाँ जुड़े हैं यह कोई नहीं जानता। प्रेमी के भेष में ठग गली गली घूम रहे हैं। दी गई फोटो में इन 3 ठगों से आपको मिलवाते हैं। बीच में है विजेंद्र कुमार, नेता आम आदमी पार्टी। इन्हें आपने सच की रात टाइम्स नामक फेसबुक पेज पर अक्सर बोलते देखा होगा। नहीं, गाता भी हूँ साहब, खाली बोलता थोड़ी, गलत लिखा है। मैं गाता भी हूँ, इन्होंने लिखना चाहिए था गाते और मुस्कुराते देखा होगा, क्योंकि अपना पिताजी ने कहा कि मुस्कुराओ तो साहब खूबसूरत दिखाई दोगे। तो खूबसूरत दिखना सबको अच्छा लगता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आप ऐसे देखें, ऐसे मुस्कुराते हुए। गुस्सा तो कभी कभी आता है जब कोई कुछ गलत सलत लिखता है, लेकिन अमूमन स्टाइल यही है साहब अपना। बाई तरफ हैं पत्रकार रमाशंकर, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। रमाशंकर जी का एक सपना है कि वो चाहते हैं कि क्या नाम है उनका, राहुल गांधी जी को PM देखना चाहते हैं। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं वो। तो वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं, वो एक महज एक कोरे पत्रकार हैं जो सभी पार्टियों की खिंचाई करते हैं। विजेंद्र आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह विजेंद्र कुमार के करीबी हैं। और दाईं तरफ है आलोक कुमार, जो एक समय में प्रतिनिधि चैनल पर दिखाई देते थे और अब विजेंद्र कुमार के सहयोगी हैं। भाई वाह, ये तो मान गया भाई। मतलब अब देखिए मज़ेदार कहानी।
हम लोग कुछ वक्त के लिए, जब पूज्य हजूर पिताजी की दया मेरी रहमत से सब कुछ हुआ कि आपकी मशहूरी कर रहे हैं भाई जी, पप्पू जी ये तो रहमो करम है उसका कि बिना पैसे के प्रचार हो रहा है। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें जब सब चीज़ें बिगड़ी जब 2017 में, तो कोई भी गंदा नहीं था जिस पे आप सर रख के रो लें कि भाई कोई तो हमारे आंसू पहुंच दे। उस वक्त एक प्रतिनिधि नाम का चैनल था जिस पर एक्चुअली क्या है कि मैं वहाँ किसी काम से गया था, सर्वधर्म संगम में कुछ काम था मुझे, मैं गया वहाँ। तो वहाँ दीपक जी थे, उन्होंने कहा कि यार नीचे एक चैनल वाला है, उससे अगर बात करते हैं देखते कुछ हो सकता है। तो उन्होंने मुलाकात कराई आलोक जी से, हमने कहा कि ऐसा ऐसा यार हमारे गुरुजी ने इतने सारे काम के, लेकिन गलत फंसा दिया इन लोगों ने। तो फिर उन्होंने हमारी बात को सुना समझा और शुरू हो गए साहब। हाँ, बीके न्यूज़ के पत्रकार हैं रमाशंकर जी, बिल्कुल। तो वहाँ से हम शुरू हुए। वो चैनल लगभग 45 दिन 39 दिन, मुझे दिन भी ठीक से खेलें, 40 और 50 दिन के बीच में वो चैनल बंद हो जाता है और हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। कहाँ से? आलोक जी से डिस्कनेक्ट हो गए। आलोक जी के साथ किन का कनेक्शन होता है? वो हैं डॉक्टर मोहित, वो थे हमारे परम मित्र संजीव झा, वो थे खट्टा सिंह के लड़के, खट्टा सिंह एंड सन्स कंपनी। तमाम तरह के लोगों के साथ में इनकी खूब पटती है साहब। कब तक पटती है? जब तक चीज़ें इनके मन माफिक होती रही। क्योंकि ये एक मसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी इसमें कहा गया कि मेरे सहयोगी हैं आलोक कुमार कि आखिर मैं हूं कौन? मैं एक पॉलिटिशियन भी हूं साहब, मैं एक आम नागरिक भी हूं देश का, और मैं बड़ा रसूखदार भी हूं, और फटे हाल रहने वाला एक मालिक का छोटा सा अदना सा सेवादार भी। और मेरा सहयोगी कौन है? या आलोक कुमार। ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। और दूसरी, अब सेकंड जो उसका क्या बोलते हैं पैरा है, उसमें आते हैं विजेंद्र कुमार ने कुछ दिन पहले ये दावा किया कि परम पूज्य गुरुजी के परिवार ने उन्हें अपने घर बुलाया व उन्हें कुछ समझाया। इसके बाद स्वयं लगातार अपने प्रोग्रामों में लोगों को पूज्य गुरुजी के परिवार से मिलवाने की बात करते रहे। संभव है कि उन्होंने आलोक कुमार को भी परिवार से मिलवाया हो। अब आते हैं साहब इस वाले लाइन पे। बलदेव जी रहमत है पिताजी की साहब। इसमें जो लाइन लिखी है, विजेंद्र कुमार ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि परिवार ने बुलाया। साहब परिवार हमें क्यों बुलाएगा? हमें ज़रूरत है परिवार की। हम ये उस दौर की बात है साथ, जब पिछले साल जब पूज्य पिताजी की सेहत खराब हुई, अस्पताल आए और फेथ वर्डिक्ट पेज पर यह चर्चा थी कि हमने बताया परिवार को। तो हमारे मन में भी था यार ऐसे कैसे परिवार इतनी ढील छोड़ सकता है कि भाई इतना सब कुछ है और ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तो कैसे परिवार पिताजी को अकेला छोड़ सकता है? और आप सबको भड़काया जा रहा था, उकसाया जा रहा था कि ये तो पिताजी का कत्ल करना चाहते हैं, 150 पन्ने की फर्जी फाइल लेके घूम रहे हैं। तमाम तरह से आपके मन में एक जहर डाला गया, और उस जहर को कैसे काट सकते हैं साहब? तो उस वक्त शायद लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना भी चल रहा था उस टाइम, ये शायद मई की बात है, पिछले साल मई में मैंने कोशिश की, समय मांगा, मुझे समय मिला साहब, और मैं गया, परिवार से मिला। मैं गया साहब, उन्होंने नहीं बुलाया, मैं गया वहाँ मेरी बातचीत हुई, और पूरी विस्तार पूर्वक जब आकर के बातचीत हुई वो मैंने आप सबको बताई कि भाई ये सवाल है आप सबके, एक पेज पर भड़काया जा रहा है संगत को और इस तरीके से भड़काया जा रहा है। मैंने उस तमाम बातों को रखा आपके बीच में, लेकिन यहाँ जो तोड़ मरोड़ के उसी बातों को सबको बताया। मैंने अभी क्या कहा कि पूज्य जी ने सिखाया है कि एक प्रेमी का जीवन खुली किताब होना चाहिए, कहीं से पढ़ लो साहब। ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कि विजेंद्र गया था या वहाँ मिल के आ गया, साठ गांठ कर आया ना। मैंने बताया साहब, भाई जी 100 हाथ रस्सा सिर पे घाट, बहुत अच्छी जानकारी साथ संगत को देते हो, थैंक्स। लेकिन राजनीति से दूर रहो, क्यों, क्या लेना है किसी से? मंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन चलिए, आप एक आप हवन करवा रहे हो जी, वो कहाँ की वीडियो है जी? वो मेरे कार्यालय खुलवाया था हमने आम आदमी पार्टी का, तो उस कार्यालय के खुलवाते वक्त वो हवन की है राजेश जी फोटो। कोई कहीं अलग मंदिर में जाके नहीं, अपने कार्यालय में ही हवन कराया, और वो तो बकायदा वीडियो है साहब। अगर छुपाना होगा तो मैं लाइव चलाऊंगा, आप कमाल कर रहे हैं। अगर मुझे कोई बात छिपानी है आप लोगों से, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की तो कतई भी जरूरत नहीं है। भाई जी गुड़गांव के सफाई अभियान के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। ये कहाँ है साहब? मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अमित चंद जी का फ़ोन आया था कि भाई जल्दी में सफाई अभियान होने वाला है,
लेकिन सूचना का स्रोत क्या है मुझे उसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। लेकिन बाकी आपको भी बहुत बहुत बधाई सागर सैनी जी, बहुत बहुत बधाई साहब आपको। लेकिन चलिए अब वहीं लौट रहे हैं। तो जिस वक्त ये गुमराह किया जा रहा था संगत को, हर बंदे नू आप दा कर्म करने का हक है, गलत उदू होना जदों डेरे दे नाम ते वोट मंगे। बिल्कुल मैं कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो गिनती के सेवादार हैं साहब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि भाई किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मैं आपसे नहीं मांगने आऊँगा, और आपके बीच में आया भी, लेकिन मैंने किसी के लिए नहीं कहा कि फलाने को वोट दे देना। तो जबकि मेरी ड्यूटी लग भी रही थी पंजाब, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं जानता था ना कि अगर मैं एक कदम चलूँगा तो राक्षस टूट पड़ेंगे मुझ पर कि देखो ये वही है वो जो बैठता है और आगे अपने आकाओं के साथ। मसला ही नहीं है साहब अपना। मैं सब कुछ बाद में हूँ, पहले डेरा प्रेमी हूँ, उसके बाद हूँ सब कुछ। मैं चोर हूँ, ठग हूँ, डाकू हूँ, लुटेरा, सब कुछ हूँ, लेकिन पहले डेरा प्रेमी हूँ, उसके बाद सब कुछ हूँ। तो डेट कंफर्म नहीं है भाई जी। चलिए सैनी साहब, जैसी भी सूचना होगी मुझे ही पता लगेगा, जब आपने कहा तो मैं भी कोशिश करूँगा जानने की कब कब क्या क्या कैसे हो रहा है। लगाओ नारा जी, धन धन सतगुरु तेरासा, विक्की नारायण जी, धन धन सतगुरु तेरासा। तो जब मैंने परिवार से मुलाकात की, समय मिला मुझे, और मैंने उसके बाद जब आकर के संगत को बताया कि भाई पूज्य हजूर पिताजी से मिलने की जो बात है, शाही परिवार को कदम कदम का पता था कि कब पहुंच रहे हैं पिताजी अस्पताल, और सारी रात शाही परिवार पिताजी के साथ रहा वहाँ। उस सब बातों को झुटला करके आपके दिमाग में जहर डाला जा रहा था कि जसमीत भाई तो ध्यान ही नहीं देते, परिवार ध्यान नहीं दे रहा है, माता जी ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस ध्यान कौन दे रहा है जी? फेथ वर्डिक्ट वाले पूरा ध्यान लगाए बैठे कि पिताजी से कौन कौन मिल रहा है, संपर्क सूत्र हैं, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी इनके सूत्र हैं। तो मालिक के पैरों सावधान रहो। मैं तो आपको कदम कदम पर बताता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा काट है साहब हर चीज़ की। अगर कोबरे का जहर आपको चढ़ाया जा रहा है ना, उसका भी काट है। वो काट है बिजिंदर, और जिसे काटने की कोशिश किया 17 करोड़ का मसला। चलिए अभी तो खबर पढ़ लें, फिर उसके बाद करते हैं। अपने प्रोग्राम में लोगों को पूज्य गुरुजी के परिवार से मिलवाने की बात करते रहे। हाँ, अब भी करता हूँ मैं तो, कि भाई पूज्य हजूर पिताजी के परिवार से जब भी आप मिलना चाहें, आप अरदास तो करो कि शाही परिवार जी हमें आपसे मिलना है। कौन मना करेगा आपको? क्या पिताजी के बिना सफाई अभियान संगत को अच्छा लगेगा? अच्छा तो साहब खाना भी नहीं लगना चाहिए संगत को, लेकिन अच्छा लगता है ना खाना। हम भोजन भी करते हैं। जब शादी ब्याह में किसी यार दोस्त की शादी में तो खूब डीजे पे कूद कूद के भी नाचते हैं। और जब किसी के ब्याह में जाते फटे पाटे टूटे लगते, इस तरह की फटी हुई जर्सी पहन के नहीं जाते साहब। वो प्रेस वाले कोट ब्रूच के साथ लगा करके, टाई यहाँ पे नेक ब्रूच भी लगा करके, सब कुछ लगा करके हम लोग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उस टाइम। लेकिन अगर कोई पुण्य काम करना है, रक्तदान करना है, तो साहब पिताजी के बिना अच्छा नहीं लगेगा आपको। हमें यह समझना है कि पिताजी के रहते हुए या पिताजी की गैर मौजूदगी में हम मानवता भलाई का काम कर रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया है। हम उनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। जो उन्होंने सिखाया हमें, हम उस रास्ते पर हैं, उससे बाहर नहीं है। अगर सफाई अभियान है तो साहब बिल्कुल। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप सफाई अभियान गुड़गांव में करते हैं या देश के किसी भी शहर को आप जाके साफ करते हैं, तो उसमें किसका नाम होगा? आसाराम जी का होगा, राधा स्वामी वाले महात्मा जी का होगा, राजेश शर्मा का होगा जो कह रहे हैं कि भाई बाबा राम रहीम को छुड़ा लाओ, विजेंद्र का नाम होगा, मोहित का होगा, या पूज्य हजूर पिताजी का नाम होगा। भाई देखो इनके वाले कितने अच्छे हैं। आज 21 दिन का भी हिसाब बता दें, फेथ वर्जिट वाले पिताजी को किस किस से मिले और शाही परिवार को भी मिले या नहीं। देखिए अखबारों का स्रोत है मेरे पास, जिसमें एक आ गया है कल जो बीती गई रात है, उसमें पूज्य हजूर पिताजी मैनेजमेंट कमेटी के सेवादारों से और जो बहुत निजी सेवादार हैं उन सबके साथ बैठ करके चर्चा की है कल रात को पिताजी ने। इस बात की एक मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मैंने पढ़ा है आज अखबार में। ये प्रोग्राम से पहले देख रहा था, नज़र मारी तो पता लगा कि हाँ पिताजी मिले। बड़ा सुकून मिला इस बात को पढ़ के, कि उसमें लिखा था जाते जाते की शायद पूज्य हजूर पिताजी ने पार्टी, तो इस तरह का टाइटल था। चलिए, लेकिन हम अभी 17 करोड़ पर चर्चा कर रहे हैं सरकार। थोड़ी देर इस पर रहेंगे, ज़्यादा देर नहीं खींचूंगा इसको, अभी जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। हाँ, संभव है कि उन्होंने ही आलोक कुमार को भी परिवार से मिलवाया हो। आलोक कुमार जी से मेरी एक मुलाकात हाल ही में पीछे हुई है। जिस दिन वो आए उस दिन एक आध दो दिन उससे पहले, जिसमें कि आप सबकी भी डिमांड थी कि आलोक जी आए। और एक दिन आपको याद होगा कई महीने पहले आलोक जी का एक कमेंट आया था प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि आलोक जी मिलना चाहते हैं लोग आपसे। तो उन्होंने भी कहा था ठीक है अभी वक्त मिलेगा, तो वक्त मिला, उन्होंने समय दिया, हमने समय लिया, प्रोग्राम किया।
अब चलते हैं अगली चीज पे। लेकिन हाँ, ये है कि संभव है कि उन्होंने ही आलोक कुमार जी को परिवार से मिलाया। नहीं, मैंने कभी भी परिवार से आलोक जी को मिलवाने की ना तो कोशिश की, अपनी कोशिश नहीं हो पाती साहब ठीक से। अगर आप ये समझे साथ संगत जी कि अगर आपको किसी को मिलाना हो पिताजी से, फिर 2018 से सफाई अभियान बंद क्यों पड़ा है जो अब चालू हो गया? अभी वीरेंद्र जी, मैं एक बार ये 17 करोड़ का हिसाब तो ले लो मेरे से साहब, बहुत बड़ी रकम है 17 करोड़ रुपए, इसका हिसाब ले लो। इसके बाद आपके सवाल का चर्चा करूंगा, मुश्किल 5 मिनट का समय दो, बस 60 मिनट लगाएंगे। मैंने कभी भी किसी को भी मिलाने की कोशिश नहीं की। अब आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि मेरे साथ अमीचंद हैं, बैठे हैं अभी प्रोग्राम में। हम कभी भी अगर परिवार से मिले हैं तो शायद मैं ही अकेला बैठा हूँ अंदर जाकर के, बात हुई है मेरी कभी भी हुई है तो अमीचंद जी लिख के बता दीजिएगा हाँ या ना में कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन जब बात हो जाती है उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करके इनको भी कोशिश करी कि शायद दर्शन हो जाए, तो बड़े माता जी से मिलवाया है, अमीचंद जी को मिलवाया। मेरा भांजा गया था भोलू उस टाइम, वो भी मिला है। लेकिन मसला ये है साथ में, मैंने कभी किसी अदर को कभी संभवतः कोशिश भी नहीं की और मसला भी नहीं है कोई किसी को मिलाना, जिसको मिलना का मिल लेंगे जी। अब आते हैं तीसरे पैरा पे। थोड़े दिन पहले विजेंद्र कुमार ने अपने फेसबुक पर आलोक कुमार व रमाशंकर के साथ एक वीडियो डाला, जहां आलोक कुमार ने सरेआम कहा कि डेरा ने उन पर आरोप लगाकर उनका नुकसान किया, बर्बाद किया है, और बातों बातों में उन्होंने सभी को सबक सिखाने की बात भी धमकी भरे लहजे में की। मैं तो ये कहता हूँ साथ संगत जी, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम ऑन एयर पड़ा। तुम्हारी तरह डेरे को अय्याशी का अड्डा बता करके प्रोग्राम में शाम को डिलीट नहीं कर देते हम लोग। जो कहा आज भी प्रोग्राम पड़ा है, कट कॉपी पेस्ट के मास्टर हो तुम लोग। प्रोग्राम को काटो और पेस्ट करो और चलाओ कि देखो आलोक ने क्या कहा। आलोक ने ये कहा, मैंने ध्यान से सुना और आपने भी सब सुना होगा, कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कभी भी बाबा राम रहीम पर या उनके डेरे पर कोई आँच आए। ये मैंने सुना है उनके द्वारा जो उन्होंने कहा। लेकिन अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं तो आप भी सुन लीजिएगा साहब, दोबारा देखिए प्रोग्राम एज इट इज़। जहाँ से उन्होंने फोटो उठाई है वहाँ से प्रोग्राम भी उठा लो। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, उस प्रोग्राम में ये जरूर ध्यान से सुनिएगा कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या सुनाना चाह रहे हैं। वो ये सुना रहे हैं कि फेथ वर्डिक्ट वालों का जो मेंटलिटी है वो है डेरे की मैनेजमेंट पर कब्जा करके स्थापित होना। तभी तो हाई मैनेजमेंट, मर गए मैनेजमेंट, खा गए मैनेजमेंट। इसके अलावा मसला क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब चलिए तीसरे पैरे पे आते हैं। देखिए, मैंने प्रोग्राम डिलीट नहीं किया, ना कभी करूंगा प्रोग्राम डिलीट। जो भी है प्रोग्राम एज इट इज रहेंगे हमेशा। कभी भी मन करे सुन लो, प्रोग्राम ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे जा करके, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद 2 या 3 4 5 प्रोग्राम किए होंगे, ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं किए हमने। अब आते हैं अगले पैरे पे। सभी जानते हैं कि आलोक कुमार पूज्य हजूर महाराज जी के जेल जाने के बाद अस्तित्व में आए। अस्तित्व में साहब हम सारे उनके जेल जाने के बाद आए हैं। अगर जब पिताजी जेल चले गए तो खाली आलोक का मसला नहीं है। अरे हम तो 2017 में पैदा हो गए साहब, तुम तो 2019 में पैदा हुए, बल्कि 20 में पैदा हुए। जब क्या था वो 20 भी छोड़ो, 21 में पैदा हुए, जब वो लॉकडाउन लगाए तब पैदा हुए। ये तो फिर भी अस्तित्व में था, कम से कम 2017 से तो अस्तित्व में है। लेकिन तुम्हारा तो पता ही नहीं था साहब। अस्तित्व में आए। आपको बता दें कि आलोक कुमार ने पूज्य हजूर महाराज जी पर अलग अलग आरोप मढ़ते हुए 17 करोड़ के मुआवजे की मांग की है और अपने वकील के जरिए हजूर महाराज जी को एक लीगल नोटिस भेजा है। साथ संगत जी, किसने भेजा है लीगल नोटिस? आलोक कुमार जी ने भेज दिया लीगल नोटिस। साहब अगला पढ़ लेते हैं। बता दें, आलोक कुमार पर केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करके पैसे हटने का मामला दर्ज है। इसके लिए वो जेल भी जा चुके हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आलोक कुमार व उसके सहयोगी लंबे समय से पूज्य गुरुजी के परिवार को ब्लैकमेल कर रहे थे और इसी संदर्भ में परिवार ने विजेंद्र को घर बुलाकर समझाने का प्रयत्न किया। लल्लन टॉप बात है साथ संग, जब ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बात लिखी है, इन्हों के द्वारा लिखी गई है, मैंने लिखा है, इसमें लिखा है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आलोक कुमार व सहयोगी, उनके सहयोगी लंबे समय से, उनका सहयोगी कौन थे? उनके सहयोगी थे संजीव झा, उनके सहयोगी थे क्या नाम है उसका, मोहित गुप्ता जी, उनके सहयोगी थे वीरपाल कौर। तमाम जो सेवादार आज अपने आप को कहते हैं हम फेथ वर्डिक्ट चला रहे हैं, तो वो तमाम लोग आलोक के संपर्क में थे। कहोगे तो मैं कोशिश करूंगा आलोक जी के मुखारबिंद कहलवा दूंगा सारी बातें। और ये बात हर वो बंदा जानता है जो उनके संपर्क में है कि ये किसके सहयोगी। मेरे साथ तो एक प्रोग्राम क्या, महज एक प्रोग्राम क्या, एक प्रोग्राम में 10 लगे पड़े। कैसे करके इन्हें अलग अलग कर लो, नरे नरे पार्ट दो इन्हें।
अगर मान लो आलोक जी ने कुछ किया भी है तो मेरा क्या रोल है उसमें यार। अब अगली लाइन पे आते हैं जरा। देखो बहुत खुल के नाम ले रहा हूं मैं, बिल्कुल इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी थे साहब ये लोग सभी। और कोशिश करूंगा कल दूसरा फोन लेकर के लाइव करूंगा जिसपे आलोक जी को कोशिश करूंगा लाइन पे ले लूं, और उस टाइम पूछा दूंगा आपको कब कब किस जगह पर आपके साथ गए हैं लोग। और इस बात को मैं जानता हूं और मेरे साथी जानते हैं कि आलोक जी के जब हम अलग हुए, अगर हम लोग अलग हुए ना प्रतिनिधि के बाद में, उसके बाद तो साहब मेरी मुलाकात भी नहीं, तो अभी कुछ दिन पहले हुए। अरे बजरंग जी मुझे टिकट तो दिला दो, तभी तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाऊंगा साहब। क्या आपकी पत्नी आप पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं? लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ तो हो सरकार आप लोग। बिल्कुल बिकर भाई, लोग गलत बोल रहे हैं। ये लोग एक्चुअली इनको तमीज ही नहीं है। ये बजरंग जी आ गए अभी हिसार से, इनको ये समझ आना चाहिए कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले के कर क्या रहे हैं। डेरे के खिलाफ उकसा रहे हैं लोगों को। किनको उकसा रहे हैं? डेरे के ही फॉलोवर्स को उकसा रहे हैं, जिसमें से एक निकल के बाहर आ गए कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मेरी पत्नी को सिंबल नहीं मिला है साहब। मेरी पत्नी को अभी ये नहीं कहा गया किसी भी मेरी पार्टी के मुखिया ने कि भाई आप जाओ चुनाव लड़ लो। उन्होंने कहा कि तैयारी करो। तैयारी में मैं छोड़ो, मेरे से 20 लोग तैयारी कर रहे हैं उस सीट पर। अब उस 20 में से किसको टिकट मिलेगा कौन जानता है इस बात को? पार्टी तय करेगी इस बात को। लेकिन बजरंग जी तैयार है ना इस बात को? मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा कि मसले क्या हैं, लेकिन ध्यान से सुन लो और समझ लो इस बात को। मेरी पत्नी अभी कैंडिडेट नहीं है आम आदमी पार्टी की। और मैं तो चाहता हूं पिताजी आपकी सुन ले यार, जल्दी सुने आपकी कि मेरी घरवाली को चुनाव लड़वाओ, अच्छा लगेगा मुझे। मेरी तो सुन नहीं रहे मेरी तो सुन नहीं रही ना वो। मैं चाहता हूं कि आपकी सुन ले कि चलो जी इसकी घरवाली को लाओ चुनाव, कम से कम बकबक करनी तो बंद करेगा। फलों के दौरान किसी प्रेमी ने ना तो पिताजी को देखा, ना वीडियो, ना कोई ऑडियो सुना। फिर भी सरकार ने से मैनेजमेंट से सवाल नहीं करते हम। अजीब विडंबना। क्यों करने हैं सवाल? कन्हैया जी क्यों सवाल कर रहे हैं? मुझे ये तो समझाओ जरा एक बार। लेकिन अभी 2 मिनट रुको जरा, एक दो लाइनें और रह गई। 17 करोड़ का मसला है साहब, बहुत बड़े होते हैं। 17 करोड़ रुपए बहुत होते हैं सरकार। हाँ शायद ब्लैकमेल कर रहे थे। उसी संदर्भ में परिवार ने विजेंद्र को घर बुलाया और समझाने का प्रयत्न किया। शायद जब इनकी दाल नहीं गली तो यह तीनों मिलकर हजूर महाराज जी के नाम पर डेरा की संगत को ब्लैकमेल करके। अब एक बात बताओ, क्या इस 17 करोड़ के मसले पे मैंने किसी को ब्लैकमेल किया आपको फोन करके? सुरेंद्र जी या दीपक बजाज जी या अमित चंद जी कोई 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे दो नहीं तो हम बहुत तबाही मचा देंगे, ऐसा कहा किसी ने? नहीं कहा। लेकिन यार अगले का प्रश्न है, जो मर्जी करे तेनू क्या लेना है। विपिन जी, ईशु पुजानी जी, धन धन सदगुरु साहब। तो अब ये देखो कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि संगत को गुमराह कर रहे हैं या संगत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपना की लेना है किसी से यार? और हमने कब कहा कि कोई हमें पैसे दे जाए, हमने तो दरबार को ये करेंगे वो करेंगे। अरे उस जब महीने पे जाते हैं जो वहाँ से सकेर के लाते हैं साहब, मत्था रगड़ के जो यहाँ मत्थे पे मिट्टी लगा के लाते हैं ना, उससे परिवार चलता है। उसे मिटाने की बात करेंगे हम लोग। कोई नहीं, अवतार को बोलने दो। अवतार उसका नाम ही अवतार है साहब। वो तो साक्षात ईश्वर का अवतार है। उसे तो उसकी कही गई तो तमाम बातें ईश्वर की कटाक्ष भरी बातें। मैं उस वक्त को भी जानता हूँ जब वो कहता था विजेंद्र जी तुहाडा बड़ा एहसान हैगा, तुसी सानू जागरूक किया है, नहीं तो आपा तो करा बैठ गए सी। ये तमाम वही बत्तख है साहब जो क्वैक क्वैक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से, लेकिन अच्छा है। लेकिन यू आर राइट भाई जी, कुछ लोग अपने ही प्रेमी होकर गलत अफवाह फैला रहे हैं, नए नए कहानियाँ बनाई। टोटल कहानियाँ हैं और वो भी फैब्रिकेटेड कहानियाँ हैं। पिताजी ने वचन भी किए हैं, आज नहीं किए, 2015 में किए थे कि किसी ने भी बनावटी खबरों पर और कट कॉपी पेस्ट खबरों पर ध्यान नहीं देना है, और वही हो रहा है आज। लेकिन चलिए इसमें थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं अभी हम लोग। राम प्रकाश जी, धन धन सदगुरु तेरा आश्रम। इसमें फिर लास्ट में लिखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रेमी के भेष में राक्षस व ठग कहीं भी मिल जाते हैं, रहना मस्त है, होना होशियार चाहिए।
ये एक पोस्ट है जो चल रही थी 17 करोड़ रुपए की। मैं तो एक बात जानता हूँ साहब, जब तुम 150 पन्ने के कागज हिला हिला के दिखा सकते हो, तो अगर लीगल नोटिस भेजा होगा 2, 4, 8, 10 पन्नों का होगा, स्कैन करके अपलोड करके लगाओ ना अपने पेज पर, दिखाओ संगत को कि कैसे कैसे 17 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। बताते क्यों नहीं? सार्वजनिक करो साहब। ये भी तो पोस्ट सार्वजनिक हुई है। पता नहीं एमएसजी सच का तूफान, एमएसजी यूथ आइकॉन, तमाम तरह के पेज हैं जो इसलिए बनाए गए थे दुनिया को जागरूक करना है, लेकिन यहाँ अपने ही सिस्टम का भट्टा बैठा देना है, इसलिए नहीं बनाए थे पेज सेवादारों ने। मालिक के पैरों, मेरा आप सबसे बार बार एक निवेदन है, मालिक के पैरों बहुत निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहो जो ये कहकर के आपको गुमराह कर रहे हो कि कभी जिसका भी मन करे ना कि भाई विजेंद्र बहुत 17 करोड़ में से 17 करोड़ हैं तो साहब 5-10 करोड़ तो मेरे हिस्से में आएंगे, आधे तो आने चाहिए मेरे हिस्से में। कि भाई मान लो कितने 17 हैं तो 8 दूनी 16, 8.5 करोड़ रुपए तो आने चाहिए साहब हिस्से मेरे ना। तो मेरे घर आके देखना जैसे किस हाल में हम लोग जी रहे हैं जीवन ना। लेकिन मसला ये नहीं किस हाल में जी रहे हैं, मसला ये है कि कितने मूर्ख लोगों से पाला पड़ा है मेरा, जहां अपने पराये सच झूठ की परख ना हो, जिनकी घर नहीं चलती वो सारी दुनिया को अपने उंगलियों पर चलाना चाहते हैं। कभी वक्त मिले ना बजरंग जी, हिसार और दिल्ली की दूरी महज 200 किलोमीटर है। कभी वक्त लगे दिल्ली आने का, घूमने आ जाना हुई तफरी में, एक चाय मेरी तरफ से होगी आपको। और जिस भी मालिक के पैरों को लगता हो कि भाई अब तो 8.5 करोड़ रुपए हिस्से में आए, तो जब मन करे तब आ जाना साहब। क्योंकि किसी ने कमेंट भी किया था, अब तो भाई पार्टी का वोट पता नहीं कुछ कुछ लिखा था, वो भी आके मिले साहब। जिसका जब मन करे तब आकर के मिलो। दिल्ली 91 में मेरा निवास है, त्रिलोकपुरी मेरा ब्लॉक है, त्रिलोकपुरी मेरा शहर, पिंड, गांव सब कुछ वही है। जब मन करे जब आकर के कॉल करना मुझे। मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक लगता है, संजय लेक त्रिलोकपुरी, संजय झील त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन है मेरा। जब मन करे कहीं से ऑल ओवर इंडिया से आप आएँ, जो मुझसे आपका अदब होगा साहब, समय के अनुसार मैं आपका हमेशा करूँगा। आज दिल बहुत ही दुखी है, ना तो पिताजी ने दर्शन दिए और ना ही लेटेस्ट कोई वीडियो ही नहीं। अरुण जी बिल्कुल इंतज़ार करें थोड़ा सा, हो सकता है कुछ हो आप सबके लिए। पिताजी के जाते ही हो सकता है कि अफरा तफरी का माहौल रहे, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई जा रही है। अभी तो एक खबर आई है साहब कि सफाई अभियान की इच्छा जताई है मेरे साहब ने, उसी से हंगामा बरपा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेवार अपनी मर्जी से कह देंगे चलो जी सफाई अभियान करो। पिताजी के सामने बहुत सारी बातें रखी होंगी सेवादारों ने। कल कहा गया है भाई 4-5 दिन बाद ऑनलाइन आए, सब ठीक तो है ना? बस नहीं सागर भाई बिल्कुल फिट हूँ मैं अभी सैनी जी ने कहा था कि विजेंद्र की घरवाली को टिकट मिल गया है। देखो मेरी घरवाली ये है साहब, ये देखो ये पोस्टर है, और ये एमसीडी में इसमें देखो कहीं पे लिखा है प्रत्याशी, कार्यकर्ता हमारी पार्टी लिखा है यार। बहुत ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जगह जगह। पूरी त्रिलोकपुरी में जब आएंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे। ये मेरे छोटे छोटे सहयोगी साथी हैं जो पॉलिटिकली फाइनेंशियली मेरी मदद करते हैं कि भाई चलो पोस्टर छपा लिए जाए, निकाल लिए जाए। ये ऊपर माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, तमाम सब चीज़ें हैं। और एक आदमी आकर के किसी ने कह दिया कि विजेंद्र को तो यार, अब ये देखो कि मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ। प्रधान जी मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, लेकिन ये देखो ये एक मैं दिखा रहा हूँ, ये पोस्टर है, ये एक्चुअली क्या बैकग्राउंड है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक वो वहाँ पे लगा हुआ है। ये मेरी दुकान के अंदर ही है, कहीं ऐसा नहीं कि भाई मैंने कहीं से अलग से बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया, उसमें एक बॉस चेयर डाल दी, 4-5 कुर्सी, एक स्टील चेयर है, एक सोफ़ा है सामने, इधर छोटी सी सेठी है, एक ये बैंड बाजे वाली शादी बारात वाली कुर्सी है, एक कॉफ़ी मशीन है छोटी सी, एक लैपटॉप है, एक प्रिंटर है, एक ये सिस्टम है, एक ये है। ये मेरी छोटी सी दुनिया है जहाँ से मेरा परिवार चल नहीं पाता है साहब। भाई जो लोग विजेंद्र भाई को गलत बोल रहे हैं, एक बार दिल्ली भाई की दुकान पे गया तो वहाँ मैंने पूछा कि विजेंद्र की दुकान कहाँ है, तो वो लोग बोले परेली की दुकान है। तो मालिक के पैरों, ये मेरा छोटा सा संसार है। किसी दिन कहोगे तो मैं घर भी दोबारा ले लूँगा। मैंने पहले भी दिखाया एक बार, जब कुछ लोगों ने पहले भी आरोप लगाए इस तरीके की, इसके तो अकाउंट में लाखों रुपए आ गए साहब।
8 करोड़ में तो दिल्ली में कोठी डाल ही लोगे। नहीं, हाँ आ जाएगी, कोठी तो आ जाएगी। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो जिन लोगों ने आरोप लगाया भिजवाओ उनसे। और देखिए इन्होंने लिखा है MSG सच का तूफान, और उन्होंने एक कमेंट भी लिखा है, जो बहुत सारे कमेंट्स हो गए। तो पप्पू जी ने भी लिखा था उस पर कुछ कमेंट। रमाशंकर इंसा जी और प्रेमी विजेंद्र कुमार को वो मैं करीबी से जानता हूँ। विजेंद्र जी ने घर ऊपर छत भी नहीं है, बात करते हो 17 करोड़ की। लिखने वालों कुछ तो शर्म करो यार। तो नीचे जवाब दिया उन्होंने पप्पू राम जी को, चलता पैसा कब खोटा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। यह हजूर महाराज जी के वचन है। अब ये तो विजेंद्र जी बताएंगे कि जिस दिन आलोक कुमार उनके साथ बैठकर शरेआम धमकियां दे रहे थे, उस दिन उन्होंने हजूर महाराज जी को 17 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा। यह कैसे मान ले कि दोनों आपस में मिले हुए नहीं है। अब अगर आप यह कहेंगे कि आलोक कुमार जबरन उनके चैनल पर बैठकर धमकी देकर चले गए और विजेंद्र जी ने उन्हें सब करने दिया, तो उन्हें इस पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। भैया शिकायत दर्ज करने का मसला तो हमारे डॉक्टर साहब एंड सन्स कंपनी के पास है, वो अपना कराएं। अब तो शाही परिवार अदालत में बताएगा कि विजेंद्र जी को उन्होंने क्यों बुलाया, क्या उस मीटिंग का मकसद इस नोटिस से जुड़ा है या नहीं। तब तक के लिए विजेंद्र जी आरोपों के दायरे में रहेंगे। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ना तो शाही परिवार कहीं मुकदमे में जा रहा है, ना ही विजेंद्र को कोई बुला रहा है, ना ही इस तरह के सवाल हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये लोग जो इस तरह के दावे कर रहे हैं 17 करोड़ रुपए का मसला, तो यार तुम लोग वो जो क्या बोल रहे हैं लीगल नोटिस भेजो तो सही ना। आप तुम इतने 150 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिश कर देते हो अपने पन्नों पर बैठकर पेजों पे, तो इसको भी कर लो। थोड़ा सा मसला ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे उन तमाम सेवादारों की मानसिकता पर दया आती है जो लोग आज भी उस चैनल को देख रहे हैं। जो व्यक्ति 10 दिन पहले 15 दिन पहले से रोज लगा रहे हैं फर्जी फरलों का पहला दिन दूसरा दिन, बकायदा एपिसोड चलाया जिसमें रोज ये ड्रामा दिखाया कि पूज्य हजूर पिताजी तो वहाँ है ही नहीं, कहाँ नहीं है, गुड़गांव में रहते ही नहीं है, वो तो किसी दूसरे के शिफ्ट कर दिए गए हैं। और आज जब तमाम मीडिया घरानों पर यह बात कही जा रही है, चलाई जा रही है कि यार कि पिताजी आज लगभग 11:50 पर गुड़गांव से सुबह चले और आज पहुंच गए। पूरे रास्ते में सिक्योरिटी थी। अगर पूरे रास्ते सिक्योरिटी तो किसकी सिक्योरिटी कर रहे थे? हो सकता है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं मालिक के पैरों, क्योंकि जब चोर पुलिस का खेल होता है ना, पुलिस भी चोरों की तरह सोचती है, साहब चोर कहाँ जाएगा तभी पकड़ में आता है चोर। हम तो नहीं बता पाए क्योंकि हम उस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं जब पूज्य हजूर पिताजी को सुरक्षा दी जा रही है तो मैं उस सुरक्षा में क्यों सेंध लगवाऊं या क्यों लगाऊं सेंध, मसला नहीं है मेरा। लेकिन हो सकता है कल ही आपको एक वीडियो दिखाई दे, देखो जी पिताजी काफिला जरा सुरक्षा नहीं है इसमें, जैसा पिछले लास्ट टाइम होता है। पिताजी माता जी को मिलने के लिए आए थे, रुद्रा फार्म की चर्चा थी कि वहाँ रुके हुए हैं, वहाँ बातचीत की, परिवार के साथ खीर खाई है, फिर उसके बाद तबीयत खराब हुई, तमाम तरह की खबरें चली थी उस टाइम पे। अखबार में था केसर वाली खीर खाई गुरुजी ने। तो ऐसे लोग एक आध दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी सत्संग जी, लेकिन पिताजी इसमें भी नहीं दिखाई देंगे सिर्फ गाड़ियाँ चलती हुई। चिंता मत कीजिए, आएगी। लेकिन आप इस बात से मतलब तुम भी देखते थे फेसबुक, जेस भाई आज भी देखता हूँ मैं। जब जब कोई मुझे लिंक भेजता है तो मैं देख लेता हूँ कभी कभी। कोई बुराई नहीं है, बुराई को देखना भी बुराई नहीं है साहब, अगर बुराई में से आप अच्छाई को निकाल सको तो। ये अच्छाई है कि पूज्य हजूर पिताजी गुरुग्राम में थे नाम चर्चा घर में। लेकिन जेस भाई एक बात बताओ कि क्या आप इस बात का आज भी समर्थन कर रहे हैं, जब सारे मीडिया चैनल्स पर यह बताया जा रहा है कि गुड़गांव से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को लेकर के काफिले की गाड़ियां पहुंच चुकी है, कहां? सुनारिया। तो अब सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए सरकार, आपका सवाल वहां होना चाहिए प्रोग्राम में कि भाई तुम तो कह रहे थे पिताजी नहीं, तुम बताओ कैसे टीवी कह रहा है, कैसे अखबार वाले कह रहे हैं कि बाबा जी गाड़ी जा रही हैं। दो जवाब इस बात का, तुम या तो कल झूठ बोले थे या तुम आज झूठ बोलोगे, बोलो क्या मसला है। लेकिन आप नहीं पूछेंगे साहब, आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक थोड़ी कड़वी कहूंगा लेकिन समझिएगा इस बात को। जिस प्रकार हम आवारा कुत्तों को बिस्कुट डालते हैं ना साहब, बिस्किट डालते हैं और एक दिन आप बिस्किट लेके मत जाना, वो भी कुत्ता पूंछ लेता है, आपके चारों तरफ चक्कर काटता है, वो स्थिति हम सबकी हो गई है। हम सबको गंदगी सुनने की आदत पड़ गई है, हमारे कानों को, हमारे मन को साहब वो गंदगी पसंद आने लगी है, जिसमें
डेरा सच्चा सौदा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में गलत कहा जाता है। डेरा सच्चा सौदा को वैश्याओं का अड्डा कहा जाता है, वैश्यावृत्ति का अड्डा कहा जाता है। हमें पसंद आती ना ये सब चीज़ें। तो साहब पूज्य हजूर पिता की रिहाई की खबर कैसे पसंद आएगी हमें? अरुण जी, इनका मकसद ये है कि पिछली बार जब आलोक जी आए थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि फेथ वर्डिक्ट वाला को जो मसला है वो मैनेजमेंट पर कब्जा करना है। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट पर कब्जा करना उनका मकसद है, इसलिए तो मैनेजमेंट खराब है। पहले जब शोभा बहन और विपासना बहन थी, अब सारे कैसे बिकाऊ कर दिए यार, कमाल कर रहे हो। किसी एक तराजू में तो हट जाओ, कम से कम उनके तो हो जाओ जिनका तुमने लाल लेबल लगा रखा है। आए सपोर्ट फलाना सिंह, गुरुग्राम में थे पिताजी, क्या हम यकीन करें? बिल्कुल मत करो साहब, कौन कह रहा है आपको यकीन करो? लेकिन उस बात पर क्यों यकीन करें जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिताजी वहां नहीं है? उस पर भी तो यकीन है, तो इस पर क्यों यकीन है? एक समाचार चैनल आपको दिखा रहा है कि देखो जी बाबा राम रहीम पहुंचे, गाड़ियों समेत काफिला अंदर चला गया। फिर आज दिखा दिया कि आपको काफिला चला भी गया, साहब जा रहा है, काफिला पहुंच गया, परिवार मिल रहा है उनसे। मैं एक खबर दिखाता हूं आपको, रुको। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैंने पढ़ा है सुबह ही, दोपहर को शायद पढ़ा था मैंने। हरियाणा, आप इस पर जाएंगे, क्या नाम है पेपर का, नाम है दैनिक भास्कर, उसमें लिखेंगे हरियाणा। हरियाणा की खबर में प्रमुखता से आ जाएगी खबर। पूज्य हजूर पिताजी के डेरा प्रमुख राम रहीम का कुछ चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो खत्म, 11:50 पर पहुंचे, चिर परिसर में की एंट्री। अब देखें ये काफिले का शायद दृश्य भी है इसमें, या हो सकता है वैसे ही चल रहा हो। हाँ, ये देखें, ये आप देखें, ये आज की वीडियो है साहब। जो ये जेल से गाड़ियाँ जेल के लिए मुड़ रही हैं, कई फॉर्चुनर्स जा रही हैं, स्कॉर्पियो हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद सुनारिया जेल पहुंच गया है। डेरा प्रमुख के पहुंचने के मद्देनजर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्र में भी घेराबंदी की गई। गुरुग्राम से करीब 11 बजे राम रहीम घर से निकलकर सुनारिया जेल में पहुंचा। 10 गाड़ियों का लंबा काफिला उसके साथ रहा। दरअसल डेरा प्रमुख हत्या और दुष्कर्म मामले में 20 साल की कैद की सजा के जेल में पहुंचा। 10 गाड़ी और आसपास के क्षेत्र में डेरा प्रमुख के गुरमीत राम रहीम 21। शासना जी ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। और बजरंग जी आप देखो साहब, मुझे तो सब कुछ दिखता है, आप देखो। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद सुनारिया जेल पहुंच गया है। डेरा प्रमुख के पहुंचने के मद्देनजर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्र में भी घेराबंदी की गई। गुरुग्राम से करीब 11 बजे राम रहीम घर से निकलकर सुनारिया जेल में पहुंचा। 10 गाड़ियों का लंबा काफिला उसके साथ रहा। दरअसल डेरा प्रमुख हत्या और दुष्कर्म मामले में 20 साल की। अब ये वही समाचार चैनल है साहब, दैनिक भास्कर। मैंने जानबूझ के दैनिक भास्कर चला, मैं चाहता कोई दूसरी भी दिखाता आपको, आज तक वगैरह सब पे मैं कुछ और भी दिखाता, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर क्यों दिखाई है, क्योंकि इसी अखबार की एक वीडियो हमारे फेथ वर्डिक्ट पेज पर बड़े शान से चलाई जा रही है कि राकेश दिड़बा जी पता नहीं मास्टरमाइंड है क्या है। वो एक तरह, वो एक्चुअली क्या है, मैं उस पर कल प्रोग्राम करूंगा, उस पर कल समझिएगा कि वो आखिर कहानी क्या है। वो कहानी वो है कि जो पिछले 15-20 दिन से आपको सुनाई जा रही है ना करने दो साहब इनको, सागर भाई करने दो। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि जो फेथ वर्डिक्ट वालों ने पूरा रायता फैलाया ना पूरे उसमें, कि ये बेअदबी भी राकेश के कहने पे हो गई, खालिस्तानी वाला मसला भी हो गया, तमाम तरह की चीज़ें जो हुई हैं उसमें वही स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटर भी साहब यही है, दे दिया, लो जी लो चलाओ अखबार वालों चलाओ। क्योंकि अभी लिखा ना माल बिका हुआ है साहब, बिकाऊ माल ने बिका हुआ माल चला दिया होगा पहले भी। बजरंग जी आपने भी खूब शेयर किया वो वीडियो जिसमें चर्चा है इस बात की कि भाई
हनीप्रीत के पीए हैं राकेश भाई, और तमाम चीज़ें चली हैं उसमें। जो समाचार 2002 से लेकर के 2017 तक कुछ नहीं खोज पाया डेरे में ना, उसने 4 साल में साहब सारा कुछ निकाल दिया कि डेरे का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन चलिए कल चर्चा करूंगा उस विषय पर भी। पूरा बड़ा मन था मेरा, नहीं अभी कुछ दिन जरा भागा दौड़ी कर लूँ, थोड़ा सा शायद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन पॉलिटिकली ज़्यादा बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि हो सकता है कि मैंने कह तो दिया कल मिलेंगे, लेकिन कल फिर अस्त व्यस्त जीवन हो जाए मेरा, भागा दौड़ी बहुत सारी है। तो आप सबसे अब विदा चाहूँगा। लगभग 10:15 हो गए। गुरुग्राम में थे पिताजी, क्या हम यकीन करें ना करें? जिनेंद्र भाई लिख रहे हैं कि ना करो यकीन, कोई बात नहीं। हाँ कन्हैया भाई, यकीन करो इस बात का। उन्होंने कहा ना कि ईश्वर होता है, तो हमने यकीन किया कि हाँ ईश्वर होता है। आपके यकीन करने ना करने से दुनिया इधर से उधर नहीं होती है साहब, कुछ नहीं होता है। मैं रोज कहूँ कि पिताजी थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। कोई कहता रहे कि नहीं थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपकी और हमारी स्थिति पता क्या है? अरुण भाई कहें, फेथ वालों ने नोटा का बहुत प्रचार संगत में फैलाया, लेकिन संगत की एकता ने साबित कर दिया कि संगत एक थी, एक है और ये हमेशा एक रहेगी। क्या आप इनको शर्म आएगी? शर्म आ रही है साहब, इसीलिए तो मसला फैला दिया इन्होंने। इसीलिए तो ये जो 17 करोड़ रुपए का जो भूत जिन निकल के आया ना कि इसमें विजेंद्र को भी फांस लो, उसमें लिखा भी उन्होंने कि यार आलोक जी कंपनी ने मुकदमा किया डेरे के ऊपर, तो क्या कंपनी का डायरेक्टर है विजेंद्र? विपिन गुलाटी लिख रहे हैं, गाड़ी में कौन, किसी को क्या पता। सही बात है, लेकिन आपको आपकी सबकी जानकारी लिए एक बात बताता हूँ मैं आज आपको। मैंने एक फेथ वालों का एक वो देखा था वीडियो, जिसमें एक मानसिंह है, शायद मुझे आज नाम बिल्कुल सटीक याद आ गया, मानसिक नाम है उनका, जिन्होंने नपुंसक मामले में पूज्य वजीर पिताजी की बेल दी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, खासकर बजरंग भाई आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, विपिन भाई आप भी, और जो इसे बाद में देखेंगे प्रोग्राम को वो भी समझिएगा, इस वाले लॉजिक को समझिएगा। मानसिंह जी किसी के बहकावे में आ गए या खुद की इच्छा से चले गए कि जी मुझे मेरा बेल बॉन्ड कैंसिल कराना है साहब। एप्लीकेशन लगा दी गई, वकीलों के सिर हो गए होंगे कि भाई तुम तो गलत फंसा रहे हो पिताजी को, अब तक तो बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाना चाहिए था। हार के दबाव में आकर या एक प्रथम दृष्टा वो उनको लगा हाँ यार गलती हो गई, चलो बेल बॉन्ड कैंसिल करा लेते हैं। एप्लीकेशन लगाई गई, कहाँ? जज साहब के सामने कि जी हमें बेल बॉन्ड कैंसिल कराना है नपुंसक मसले में जी। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। उनकी फाइल पुटअप कर ली और आफ्टर लंच का टाइम उन्हें दे दिया, भाई दोपहर बाद आना। ये मेरी ज़बानी नहीं है साहब, ये एक्चुअली भाई मानसिंह का ही कहना है कि जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने पूछा आप कैंसिल करना चाहते हैं? हाँ जी। देखो तुम ऐसे तो दिख नहीं रहे, ऐसे क्यों दिख रहे हो? तो उन्होंने कहा जी जिसका बाप जेल में होता है, तमाम तरह की कहानियाँ कि जिसका बाप जेल में होता है खाना पीना थोड़ा अच्छा लगता है, तो कमज़ोर हो गए हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, ठीक है आप लंच के बाद आइए। जज साहब ने, क्योंकि मुद्दा बड़ा अहम है, क्योंकि किसी राह चलते व्यक्ति के बेल का मसला नहीं है, वो वालिद-ओ-जहान के बेल का मसला है साहब, पूज्य वजीर पिताजी का मसला है, हाई प्रोफाइल मामला है, बिना उनके संज्ञान में लाए आखिर कैसे बेल बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। तो लंच टाइम दे दिया गया। लंच टाइम में हुआ क्या साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये उन्हीं की ज़बानी है, सिर्फ शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हीं की है। जब लंच के बाद आवाज़ लगी, बुलाया गया, तो जज ने स्क्रीन की तरफ देख करके कहा, टीवी की तरफ देख कर कहा कि राम रहीम जी आप किसी मानसिंह नाम के आदमी को जानते हैं जिन्होंने आपका बेल बॉन्ड दिया है? पिताजी ने कहा हाँ जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कराने के लिए आया है। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा। पिताजी की तरफ से दूसरा जो सवाल था अच्छा के बाद वो ये था कि भाई क्या हमारे वकील साहबान भी इनके साथ आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ आए हैं। तो पिताजी ने क्या कहा, लाइए हमारी बात करा दीजिए उनसे। ये मानसिंह की कहानी में ही है कि मानसिंह जी ने कहा कि पिताजी की आवाज़ को उन्होंने सुना है कि, लेकिन देखा नहीं उन्होंने कि पिताजी हैं या नहीं। तो हम मानसिंह से क्यों नहीं सवाल करते कि आखिर वो आवाज़ पिताजी की कैसे माने? हम दिखाई तो आज भी नहीं दी है वो, लेकिन नहीं पूछेंगे हम लोग, हम नहीं पूछेंगे सर।
फिर पिताजी ने कहा कि भाई वकील साहब क्या आप कैंसिल होना, तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी हमें कैंसिल कराना है, क्योंकि ये अब विकर भाई जदो मर्जी, जब दिल करे तब हम मिल लेंगे, जब आपका मन करे, जब आपका समय हो तब, या फिर अपना ब्लॉग वगैरह लिख दिया, जब कभी मौका लगा पिताजी की रहमत से अगर हम कभी निकले आपके शहर में से तो साहब आपसे मुलाकात कर लेंगे। तो फिर पिताजी को जब बताया वकील साहब ने को, तो कहा ठीक है कर दीजिए कैंसिल। जिन लोगों को ये लगता है कि पूज्य हजूर पिताजी दबाव में है, ये उस दिन तो मौका था पिताजी के पास यार, कि जज साहब ने बुला लिया उनको सडनली, अनशेड्यूल था प्रोग्राम, पता थोड़ा था कि आज भी वीसी के मार्फत पेश होना, नहीं। एक आदमी बेल बॉन्ड कैंसिल कराने के लिए जाता है और उधर सुनवाई होती है साहब बेल बॉन्ड पर, पिताजी को तलब कर लिया था। पिताजी कह सकते थे जज साहब बड़ी परेशानी में, हम यहाँ तो बड़ा दुर्गति है, तो सब दबाव में हूँ इनके, ये तो जिस मर्जी पेपर पे साइन करा लेते हैं। अभी तो चिट्ठी की पोल खुलने वाली है मालिक के पास, रुक जाओ अभी आप, अभी चिट्ठी की पोल भी खुलने वाली है, क्योंकि अब चिट्ठी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, चिट्ठी नकली थी चिट्ठी असली थी। लेकिन अब जब पिताजी शायद कह गए होंगे जिम्मेवारों को कि भाई सफाई अभियान करना, तो आज उस पर मसले हो जाएंगे साहब अब आज के बाद से, क्योंकि जैसे मुझे आभास है इस बात का, जैसे लिखा भाई ने कि शायद सफाई अभियान है गुड़गांव में। तो देखिए जब भी होता है तो मेरा आपसे निवेदन कि अगर आपको सूचना मिले कि गुड़गांव में महासफाई अभियान का आगाज़ है तो सतगुरु के पैरों ज़रूर जाइएगा, समय निकाल के जाइएगा और संगत को लेकर के जाइएगा। जितनी खुशियाँ बेपरवाही देते हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ आप सबको मिले। अरदास है पिताजी से कि पिताजी सबकी खुशियों से झोली भरें, जो भी उस वक्त, जो भी आप तय मुकर्रर वक्त पे जब सफाई अभियान कराएंगे सब। और अभी मैंने एक पढ़ा था कहीं, पिताजी ने वचन किए शायद कि भाई सभी ने 2 मिनट का मौन के बाद सिमरन करना है यूक्रेन और रूस के मसले को लेकर के। लेकिन मैंने कुछ देर पहले देखा कि कुछ इलाकों से रूस की सेना शायद बैकफुट पे पीछे हटना शुरू किया है थोड़ा सा, 3-4 घंटे की लंबी बातचीत के बाद। शायद कुछ शर्तें रही होंगी दोनों देशों के आपस में, मान मनोबल चल रहा होगा, मान गए होंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे का सहयोग, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। हरप्रीत जी लिख रहे हैं पिताजी ने नहीं कहा भाई, संगत ने कहा है। अच्छा, सफाई अभियान के लिए संगत ने कहा है। देखिए मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल एकदम निपट और बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता है कुछ भी। लेकिन हाँ, जैसा भी सबका ख्याल है, अगर साथ संगत कहती है कि जब हम सफाई अभियान करते हैं सारे मिल के करते हैं, तो साथ संगत मालिक का ही रूप है, मालिक के पैरों। लेकिन किसी के बहकावे में न आकर के अपना नुकसान ना करें। मैं ज़रूर जाऊँगा जी साहब, हम भी ज़रूर पहुँचेंगे। संगत करना चाहती है हरप्रीत जी, अगर संगत करना चाहती है संगत ने करना चाहिए साहब। मेरे हाथ दोनों खड़े हैं साहब, मैं ज़रूर पहुँचूँगा, चाहे मेरे कितने भी महत्वपूर्ण काम उस दिन क्यों ना हो। डेट नहीं मिली भाई अभी। सागर जी शायद डेट भी जल्दी मिलेगी। विजेंद्र भाई जी संगत को जागरूक रखिए, ये आज के टाइम में सबसे बढ़िया सेवा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई जी। कोशिश है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ते पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ से लुढ़कती है, और उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा कुछ है शायद, एक बहुत खूबसूरत कविता है। मेरी कोशिश भी शायद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और होगी नहीं, मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर भी कि मेरी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी। आज नहीं समझ में आएगा, 2 दिन बाद समझ में आएगा, 2 दिन नहीं 10 दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ये है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। और मालिक के प्यारों, ये यूं ही लिखा ना इसमें कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब देखो, अब जय जयकार कर रहे हैं ना साहब, 17 करोड़ विजेंद्र का घोटाला, 17 करोड़ साहब, जय जयकार है साहब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए ही इतनी सब जय जयकार है साहब। इतने विजेंद्र का प्रोग्राम राम देखने वालों की कभी नींद नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदर बिंदु जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बिंदर परवाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पप्पू राम जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। चलिए चलते चलते 2 लाइनें पप्पू राम जी की हैं, गुनगुना दूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे, सजदा हम करेंगे। रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे। आया सच्चा यहाँ रब, खेल खेले यहाँ सब, धन धन हम कहेंगे, धन धन हम कहेंगे। रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मालिक के प्यारों, एक खेल है उसके, वालिद दो जहान है, किसको कैसे नवाजना उसका मसला है साहब। और मैं तो समझता हूँ और उनकी बात को समझने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन समझा नहीं जाता, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि जो कोई कीना मैं संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना साहब। कि अगर कोई कहे कि मैं संत को जानता हूँ, उसको मान करके समझ सकता हूँ कि वो अगले क्षण या अगले पल क्या सोच होगी या क्या कहेंगे, तो उससे पहले बेहतर है कि मैं अपने कानों पर हाथ रख लूँ साहब। कि हम तो निपट बेवकूफ़ हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, ये सर ही जान सकते हैं साहब। तो जी रणधीर सरपंच जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा साहब। कमलेश वाले जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और 2 लाइनें और फिर एक मेरी पसंद का एक गीत है छोटा सा, सुनना तो पड़ेगा साहब, बर्दाश्त करो, जब इतनी देर हो गई तो थोड़ी सी और। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी हो। दिल दा वेड़ा सुनाए, दिल दा वेड़ा सुनाए मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी हो। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, राम रहीम तो बिना, मेरे पीर तो बिना, कसम रब दी। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सब का सूना पड़ा घर संसार, हम सब का सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे तरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं।
आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए भी, आ आ आ ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कृष्ण भोला जी, बरेटा साहब, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक बजाज जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दिनेश कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पूराम जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमीचंद जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कमलेश वाले जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बिंदु भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और कार्यक्रम के दौरान अगर मेरी किसी भी कही गई बात से किसी भी मालिक के प्यारे का दिल अगर दुखता हो साहब, तो हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा प्रार्थी। छोटा भाई हूँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं साहब, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। आपका ही साथी हूँ, आपका भाई हूँ। तो मिलते हैं कल फिर। कोशिश करूँगा कल 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे रहेंगे हम लाइव। और जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक वीडियो बनाई है ना, और जो पेज पे शेयर हुई है बहुत सारे ऊपर, तो उस पर चर्चा करेंगे कल। बहुत ज़रूरी चर्चा रहेगी, जुड़िएगा कल शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और हाँ, एक बात चलते चलते और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बात की अफवाह उड़ा रहे हैं कि विजेंद्र की घरवाली का टिकट हो गया, उसको तो चुनाव लड़ना है, उसको तो इनाम मिल गया है। तो ये महज कोरी अफवाह है साथ संगत जी। जब होगा तो मैं आपको सूचना दूंगा, लाइव करूंगा बाकायदा, उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। और हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि पिताजी ने सिखाया है कि प्रेमी का जीवन खुली किताब होना चाहिए साहब। कहीं से पढ़ लो, कहीं तक भी जाओ, सब कुछ दिखाई दे और सुनाई दे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।